नमस्कार। आज हम 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं पर विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इन विजेताओं और उनकी जो कमाल की उपलब्धियां हैं उनका एक खाका देती है। हमारा इरादा सिर्फ ये जानना नहीं कि किसे क्या मिला, बल्कि ये समझना है कि इन योगदानों का असल मतलब क्या है और कैसे ये विज्ञान, साहित्य और शांति की हमारी समझ को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, और याद दिला दें कि ये पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर, स्टॉकहोम और ओस्लो में। तो चलिए शुरू करते हैं चिकित्सा यानी मेडिसिन से। इस साल का पुरस्कार मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड रेम्जिल और शिमोन साकागुची को मिला है। जानकारी के अनुसार उनका काम इम्यून सिस्टम मतलब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ा है। सुनने में तो ये खैर आम सा लगता है, पर उसमें कुछ खास है क्या? हाँ, खास बात यह है कि उन्होंने उस पहेली को सुलझाने में बड़ी मदद की है जो वैज्ञानिकों को सालों से चकित करती रही है कि हमारा इम्यून सिस्टम बाहरी खतरों से लड़ते हुए, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, अपने ही शरीर की कोशिकाओं पर हमला क्यों नहीं करता। अच्छा। इसे इम्यून टॉलरेंस या प्रतिरक्षा सहिष्णुता कहते हैं। उनकी खोजों ने उन जटिल तरीकों को उजागर किया है जिनसे शरीर अपना और पराया में फर्क करना सीखता है। हाँ। और ये फर्क बनाए रखता है। यूं समझ लीजिए, ये एक तरह का अंदरूनी शांति समझौता है जो शरीर अपने साथ करता है। अंदरूनी शांति समझौता, वाह, ये तो दिलचस्प उपमा है। लेकिन जानकारी ये भी कहती है कि उनकी खोजें ऑटो इम्यून बीमारियों के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जुड़ाव कैसे काम करता है? ऑटो इम्यून बीमारियां तो वही होती है ना जहां ये शांति समझौता टूट जाता है। बिल्कुल सही कहा। ऑटोइम्यून बीमारियों में जैसे मान लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टाइप 1 डायबिटीज, शरीर का डिफेंस सिस्टम गलती से अपनी स्वस्थ टिश्यू और सेल्स को दुश्मन समझ बैठता है और उन पे हमला करने लगता है। तो ब्रूनोको, रैमसेल और साकागुची के काम ने उन खास सेल्स जैसे रेगुलेटरी टी सेल्स और आणविक रास्तों की पहचान की है जो सामान्य हालात में इस तरह के आत्म हमले को रोकते हैं। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है और ये ऑटोइम्यून बीमारियों में क्यों फेल हो जाता है, तो अब वैज्ञानिकों को ज्यादा टारगेटेड सटीक उपचार विकसित करने के रास्ते मिल रहे हैं। अच्छा। हम सिर्फ लक्षणों को दबाने के बजाय अब समस्या की जड़ यानी इम्यून सिस्टम के गलत रेगुलेशन को ठीक करने की तरफ बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ कोई किताबी खोज नहीं है, इसमें लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर करने की क्षमता है। यानी शरीर की अपनी सुरक्षा प्रणाली को ही बेहतर समझकर हम उन बीमारियों से लड़ सकते हैं जहां वही प्रणाली दुश्मन बन जाती है। बिल्कुल। ये तो सच में बहुत मौलिक काम लगता है। अच्छा, शरीर की इस जटिल प्रणाली को समझने के बाद अब चलते हैं ब्रह्मांड के और भी सूक्ष्म और बुनियादी नियमों की तरफ। भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल, ये पुरस्कार मिला है जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनेस को। जानकारी कहती है कि उनका काम क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट पर केंद्रित है। क्वांटम, ये शब्द सुनते ही थोड़ा दिमाग घूमने लगता है। इसका असल में क्या मतलब हुआ? हाँ, क्वांटम दुनिया है तो थोड़ी अजीब, लेकिन इन वैज्ञानिकों ने उसे हमारी समझ के दायरे में लाने का रास्ता दिखाया है। उनका काम क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स बनाने और उन्हें कंट्रोल करने से जुड़ा है। ये क्यूबिट्स क्वांटम कंप्यूटर की बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट। क्यूबिट्स, ठीक है। उन्होंने ये काम सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट का इस्तेमाल करके किया। ऐसे सर्किट जिनमें बिजली बिना किसी रुकावट के बहती है, आमतौर पर बहुत ही कम तापमान पर। उन्होंने दिखाया कि इन सर्किट को इस तरह डिजाइन किया जा सकता है कि वो क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों को माने, जैसे सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन वो क्या होता है? एक ही समय में कई अवस्थाओं में होना, और एंटेंगलमेंट यानी दो कणों का रहस्यमयी तरीके से जुड़ा होना, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो। उन्होंने सिर्फ इन प्रभावों को दिखाया ही नहीं, बल्कि उन्हें सटीकता से कंट्रोल करने के तरीके भी विकसित किए। ये बड़ी बात है। सुपरकंडक्टिंग सर्किट में क्वांटम प्रभाव को कंट्रोल करना, जानकारी बताती है कि इससे क्वांटम टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। लेकिन ये क्वांटम टेक्नोलॉजी का आम इंसान के लिए क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सिर्फ लैब की चीज है या इसका असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ने वाला है? नहीं, ये बिल्कुल लैब से बाहर निकलकर हमारी दुनिया बदलने की दहलीज पर है। सोचिए क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। आज के जो सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर हैं, वो भी कुछ मुश्किल समस्याओं को हल नहीं कर सकते, जैसे नई दवाओं या मटेरियल्स के लिए अणुओं का सटीक अनुकरण करना। हाँ, ये तो सुना है। या बहुत बड़े डेटा सेट में पैटर्न खोजना,
क्वांटम कंप्यूटर अपनी अलग कार्यप्रणाली की वजह से इन समस्याओं को थ्योरी में तो बहुत तेजी से हल कर सकते हैं। क्लार्क, डेवरेट और मार्टिनेस का काम इन मशीनों को बनाने की नींव का पत्थर है, आप कह सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा क्वांटम सिद्धांत सुरक्षित कम्युनिकेशन के नए तरीके भी मुमकिन बनाता है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी ये ऐसे एन्क्रिप्शन कोड बना सकता है जिन्हें आज की तकनीक के लिए तोड़ना नामुमकिन होगा। तो हाँ, ये भविष्य की तकनीक है, लेकिन इन वैज्ञानिकों के काम ने उस भविष्य को काफी करीब ला दिया है। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कंप्यूटर और ऐसा कम्युनिकेशन जिसे कोई भेद ना सके, ये तो वाकई साइंस फिक्शन जैसा लगता है जो हकीकत बनने जा रहा है। क्वांटम दुनिया के इन सूक्ष्म नियमों से निकलकर अब देखते हैं कि कैसे वैज्ञानिक इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हमारे आसपास की दुनिया के लिए नई अद्भुत सामग्रियां बना रहे हैं। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में इस साल का पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी को मिला है। उन्हें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी MOFs के लिए ये सम्मान मिला है। शोध में इन MOFs का जिक्र है। सुनने में फिर थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, क्या इन्हें सरल शब्दों में समझा सकते हैं? ये है क्या चीज? जरूर। आप MOFs को ऐसे सोचिए जैसे आणविक स्तर पर, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर बने हुए बेहद व्यवस्थित स्पंज हों। वे धातु के आयन्स जैसे जिंक या कॉपर और कार्बनिक अणुओं जिन्हें लिंकर कहते हैं, उनसे मिलकर बनते हैं। ये सब जुड़कर एक 3D ढांचा बनाते हैं। 3D ढांचा, स्पंज जैसा? हाँ, और इस ढांचे में अरबों खरबों छोटे छोटे छेद या पोर्स होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि वैज्ञानिक इन छेदों का आकार, उनकी आकृति और उनके रासायनिक गुण ये सब डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कोई आर्किटेक्ट किसी बिल्डिंग के कमरों को डिजाइन करता है ना, वैसे ही ये चीज उन्हें अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी, मतलब वर्सेटाइल बनाती हैं। वे सिर्फ स्पंज नहीं हैं, वे स्मार्ट स्पंज हैं जिन्हें खास कामों के लिए तैयार किया जा सकता है। आणविक स्तर पर डिजाइन किए जा सकने वाले स्मार्ट स्पंज, ठीक है, ये दिलचस्प है। लेकिन स्रोत कहता है कि इन्होंने गैस भंडारण, कैटालिसिस और पर्यावरणीय अनुप्रयोगों में क्रांतिकारी योगदान दिया है। ये क्रांति किस तरह की है? कुछ ठोस उदाहरण दे सकते हैं? क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि ये उन समस्याओं का समाधान पेश करते हैं जिनका सामना हम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। जैसे गैस भंडारण को लीजिए। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जैसे हाइड्रोजन या प्राकृतिक गैस को सुरक्षित और कुशलता से स्टोर करना एक बड़ी चुनौती है। हाँ, बिल्कुल। MOFs अपने विशाल आंतरिक सतह क्षेत्र और खासतौर से बनाए गए छेदों के कारण पारंपरिक तरीकों के मुकाबले बहुत ज्यादा मात्रा में इन गैसों को कम दबाव पर स्टोर कर सकते हैं। सोचिए, ऐसी कारें या बसें जो एक बार ईंधन भरने पर बहुत लंबी दूरी तय कर सकें। वाह। पर्यावरणीय इस्तेमाल में कुछ MOFs हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों को सोखने में माहिर हो सकते हैं या पानी से जहरीले भारी धातुओं या दूसरे प्रदूषकों को फिल्टर कर सकते हैं। कैटालिसिस में वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज और ज्यादा कुशल बनाने के लिए छोटे रिएक्टर की तरह काम कर सकते हैं। इससे उद्योगों में ऊर्जा बचती है, कम वेस्ट पैदा होता है। तो ये सिर्फ लैब का चमत्कार नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल दुनिया की समस्याओं के संभावित समाधान है। और इन तीनों वैज्ञानिकों ने इस पूरे क्षेत्र की नींव रखी और उसे आगे बढ़ाया। वाह, ऐसी सामग्री जो ऊर्जा भंडारण से लेकर पर्यावरण की सफाई तक में मदद कर सकती है, ये तो सचमुच बहुत प्रभावशाली है। विज्ञान की इन ठोस उपलब्धियों के बाद अब रुख पड़ते हैं मानव अनुभव और उसकी अभिव्यक्ति की दुनिया की ओर, यानी साहित्य। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के उपन्यासकार और पटकथा लेखक लाज़लो क्राज़नहरकाई को दिया गया है। जानकारी कहती है कि उन्हें उनकी आभासी और दूरदर्शी रचना के लिए सम्मानित किया गया है, जो कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है और मानव अनुभवों को गहनता से दर्शाती है। यह सुनने में बहुत काव्यात्मक है, पर इसका मतलब क्या है? उनकी लेखनी किस तरह की है? शोध में जटिलता का भी जिक्र था। हाँ, साहित्य पुरस्कार अक्सर उन लेखकों को मिलते हैं जो भाषा और फॉर्म के साथ प्रयोग करते हैं और मानव अस्तित्व के गहरे, कभी-कभी असुविधाजनक सवालों से जूझते हैं। क्राज़नहरकाई की प्रतिष्ठा कुछ ऐसी ही है। उनकी रचनाओं को अक्सर लंबे, जटिल वाक्यों, एक निराशाजनक सा माहौल और अस्तित्वगत विषयों के लिए जाना जाता है। जैसे शे मतलब डीके, अर्थ की तलाश, आधुनिक दुनिया में व्यक्ति की क्या स्थिति है, इस तरह के विषय। आभासी और दूरदर्शी रचना का वर्णन शायद इसी तरफ इशारा करता है कि उनका लेखन यथार्थ की सतह के नीचे देखता है।
छिपी हुई सच्चाइयों या भविष्य की धुंधली आहटों को पकड़ने की कोशिश करता है। और कला की शक्ति को पुनः स्थापित करना? इसका मतलब शायद ये है कि उनका काम पाठक को झकझोरता है, उसे दुनिया को नए, शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। जो साहित्य जटिल होता है, जो पाठक से मेहनत मांगता है, वो अक्सर हमें उन जगहों पर ले जाता है जहां आसान जवाब नहीं मिलते। शायद यही उनकी कला की ताकत है जिसे नोबेल समिति ने पहचाना है। ये पाठक से कोशिश तो मांगता है, लेकिन बदले में गहरी समझ दे सकता है। यानी ऐसा साहित्य जो हमें आराम नहीं देता, बल्कि सोचने पर मजबूर करता है, यथार्थ की परतें उधेड़ता है। कला के जरिए मानव जीवन की इन गहराइयों को समझने के बाद अब उस क्षेत्र पर ध्यान देते हैं जो समाज और शांति से सीधे तौर पर जुड़ा है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का यह पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। स्रोत के अनुसार उन्हें यह पुरस्कार वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। यहाँ ये दोहराना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी और नोबेल कमेटी के तर्क को सामने रख रहे हैं, बिना किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध किए। हमारा काम सिर्फ तथ्यों को बताना है। स्पष्ट रहा भी है क्योंकि ये मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों के बीच दिया जाता है। ये पुरस्कार कई भूमिकाएं निभाता है। कभी ये किसी संघर्ष के समाधान में योगदान को मान्यता देता है, कभी मानवाधिकारों या लोकतंत्र के लिए लड़ने वालों का हौसला बढ़ाता है। हाँ। और कभी-कभी दुनिया का ध्यान किसी खास संकट या अन्याय की तरफ खींचने का एक शक्तिशाली जरिया बनता है। जानकारी के मुताबिक मचाडो के मामले में कमेटी ने खासतौर पर 2 बातों पर जोर दिया है, लोकतांत्रिक अधिकार और शांतिपूर्ण बदलाव। सही। ये इस बात पर रोशनी डालता है कि कमेटी अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों को सम्मानित करती है जो बहुत कठिन और अक्सर खतरनाक हालात में अहिंसक तरीकों से नागरिक अधिकारों और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। एक तरह की वैश्विक मान्यता और समर्थन का संकेत भी हो सकता है। शांतिपूर्ण तरीकों से लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष को मान्यता देना, ये निश्चित रूप से अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुरूप लगता है। शांति और लोकतंत्र के इन प्रयासों से आगे बढ़ते हुए अब उन ताकतों को समझते हैं जो हमारी दुनिया में आर्थिक प्रगति को चलाती हैं। अर्थशास्त्र में विज्ञान का स्वेरिजस रिक्सबैंक पुरस्कार, जिसे आमतौर पर अर्थशास्त्र का नोबेल कहा जाता है, ये जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को दिया गया है। स्रोत बताता है कि उनका शोध नवाचार आधारित आर्थिक विकास मतलब इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ पर केंद्रित है। सुनने में सीधा लगता है, पर यह समझना इतना जरूरी क्यों है कि इनोवेशन विकास को कैसे बढ़ाता है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय में देखें तो आर्थिक समृद्धि का मुख्य इंजन इनोवेशन ही है। एगियन और हॉविट ने खासतौर पर शुम्पेटेरियन ग्रोथ थ्योरी को एक औपचारिक रूप दिया और उसे आगे बढ़ाया। इसका नाम अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पेटर के नाम पर है। शुम्पेटर? हाँ, रचनात्मक विनाश वाले। हाँ बिल्कुल, रचनात्मक विनाश, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का विचार। इसका मतलब है कि नई बेहतर तकनीकें और उत्पाद लगातार पुरानी तकनीकों और व्यवसायों की जगह लेते रहते हैं। सोचिए कैसे स्मार्टफोन ने पुराने फीचर फोन और लैंडलाइन को काफी हद तक हटा दिया, या कैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ने डीवीडी रेंटल स्टोर को लगभग खत्म ही कर दिया। सही बात है। ये प्रक्रिया भले ही कुछ क्षेत्रों में उथल-पुथल मचाती है, लेकिन कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को ज्यादा प्रोडक्टिव और डायनामिक बनाती है। एगियन और हॉविट ने गणितीय मॉडल विकसित किए ये समझाने के लिए कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है और सरकारी नीतियां इसे कैसे प्रभावित कर सकती हैं। रचनात्मक विनाश यानी प्रगति के लिए पुराने का जाना जरूरी है। और मोकिर का क्या योगदान है? स्रोत उन्हें भी इसी समूह में रखता है। जोएल मोकिर एक आर्थिक इतिहासकार हैं। वो इस पहेली को एक लंबे ऐतिहासिक नजरिए से देखते हैं। उनका काम इस बात पर केंद्रित है कि कैसे ज्ञान, विचार और संस्कृति ने तकनीकी प्रगति और औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। वो तर्क देते हैं कि सिर्फ आविष्कार ही काफी नहीं है, बल्कि उन आविष्कारों को अपनाने और फैलाने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक हालात भी अनुकूल होने चाहिए। जैसे ज्ञान तक सबकी पहुंच हो, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिले, विचारों के खुले आदान प्रदान का माहौल हो। तो जहां एजियन और हॉविट इनोवेशन की प्रक्रिया के कैसे पर ध्यान देते हैं, वहीं मोकिर इस प्रक्रिया के ऐतिहासिक क्यों और कब को समझने में मदद करते हैं। इन तीनों का काम मिलकर हमें एक ज्यादा पूरी तस्वीर देता है कि तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति आर्थिक विकास को कैसे जन्म देती है। तो ये सिर्फ गणितीय मॉडल या ऐतिहासिक विश्लेषण नहीं है।
स्रोत नीतिगत असर की बात भी करता है। ये शोध असल दुनिया में कैसे मदद करता है? ये सीधे तौर पर सरकारों और व्यवसायों के लिए नीतियां बनाने में मदद करता है। अगर हम समझते हैं कि इनोवेशन कैसे होता है, तो हम ऐसे कदम उठा सकते हैं जो इससे बढ़ावा दें। जैसे शिक्षा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में निवेश करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ताकि कंपनियां बेहतर करने के लिए प्रेरित हों, बौद्धिक संपदा अधिकारों को संतुलित करना ताकि आविष्कारकों को प्रोत्साहन मिले लेकिन ज्ञान भी फैले, और एक स्थिर आर्थिक और राजनीतिक माहौल बनाना जहां उद्यमी जोखिम लेने को तैयार हों। संक्षेप में उनका काम हमें बताता है कि सिर्फ पैसा या संसाधन जमा करने से लंबे समय का विकास नहीं होता, बल्कि विचारों, ज्ञान और इनोवेशन को बढ़ावा देने से होता है। और ये सीधे तौर पर रोजगार बनाने, जीवन स्तर सुधारने और देश की प्रतिस्पर्धात्मकता से जुड़ा है। तो हमने चिकित्सा में शरीर की आत्मरक्षा प्रणाली की समझ से लेकर भौतिकी में क्वांटम दुनिया पर नियंत्रण, रसायन विज्ञान में अद्भुत नई सामग्रियों के निर्माण, साहित्य में मानव अस्तित्व की जटिलताओं की पड़ताल, शांति के लिए अहिंसक संघर्ष और अर्थशास्त्र में इनोवेशन से प्रेरित प्रगति तक का सफर तय किया है। इन सभी अलग अलग क्षेत्रों की उपलब्धियों को एक साथ देखने पर क्या कोई साझा सूत्र नजर आता है? इनका कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? हाँ, एक बहुत स्पष्ट सूत्र उभरता है, और वो है मानव जिज्ञासा और बेहतरी की लगातार खोज। हर पुरस्कार उस काम को मान्यता दे रहा है जिसने हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाया है या मानव जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सही। चाहे वो ब्रह्मांड के या हमारे अपने शरीर के बुनियादी रहस्यों को खोलना हो, जैसा हमने चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान में देखा, या मानव होने के अर्थ और उसकी जटिलताओं को कला के माध्यम से टटोलना हो, जैसे साहित्य में, या फिर ज्यादा न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज के लिए संघर्ष करना हो, जैसे शांति पुरस्कार में, या फिर समृद्धि और प्रगति के इंजनों को समझना और उन्हें बेहतर बनाना हो, जैसे अर्थशास्त्र में। ये पुरस्कार सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों का सम्मान नहीं है, बल्कि यह उस सामूहिक मानवीय कोशिश का जश्न है जो ज्ञान, रचनात्मकता और दृढ़ता से चलती है। जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, इन सभी विजेताओं के काम में वैश्विक स्तर पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता है। ये दिखाता है कि इंसान मुश्किल सवालों से जूझने और बेहतर भविष्य बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। मानवीय प्रयास का जश्न, ये इन पुरस्कारों को देखने का एक शानदार तरीका है। तो ये थी 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं और उनके महत्वपूर्ण योगदानों पर हमारी गहन पड़ताल। इन व्यक्तियों और उनके काम ने निश्चित रूप से दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है या छोड़ने वाले हैं। बिल्कुल। और इन सभी अद्भुत खोजों और प्रयासों को देखते हुए ये सोचना भी स्वाभाविक है कि भाई आगे क्या? विज्ञान और समाज के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो भविष्य में नोबेल समितियों का ध्यान खींच सकते हैं? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक और सामाजिक पहलू होंगे? हाँ, ये हो सकता है। या जलवायु परिवर्तन के स्थायी और न्यायसंगत समाधान खोजने की कोशिशें? हाँ। या शायद मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और चेतना की हमारी समझ में कोई बड़ी सफलता? हाँ। ये कुछ ऐसे विचार हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि मानव की सरलता और जिज्ञासा हमें भविष्य में कहाँ ले जाएगी।